Good day, friends. Welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Nasir. इससे पहले कि हम डाटा प्री प्रोसेसिंग पे बात करें, आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट डेटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी जो है ना वो डिपेंड करती है इंटेंडेड यूज ऑफ डाटा पे। मसलन एक डाटा सेट जो है वो एक पर्सन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी हुआ होगा, लेकिन दूसरे के लिए बुरी का होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास डाटा है सेल्स का, जिसमें लोगों के एड्रेस भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, सेल क्या की गई। तो अब फर्ज करें उस डाटा में जो सेल्स का डाटा है वो इनकंसिस्टेंट एंड इनकरेक्ट है। इसका मतलब है जिस बंदे ने सेल्स की प्रेडिक्शन करनी है वो कहेगा यार ये डाटा तो बहुत बुरा है, लेकिन उस डाटा में लोगों के एड्रेसेस जो हैं वो 80% से ज्यादा ठीक है, सही एड्रेसेस है, यानी डाटा टाइमली है। तो जिस बंदे ने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करनी है उस डाटा की निस्बत की बेस पे वो कहेगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त डाटा। तो एसेंशियली ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि डेटा क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड यूज ऑफ डेटा, और ये कोई यूनिफॉर्म चीज नहीं होती। इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, सो हैविंग डिस्कस्ड Now we will talk about data cleaning. डेटा क्लीनिंग। ओके जी, डेटा क्लीनिंग की जॉब है जी एक तो फिल करना मिसिंग वैल्यूज, फिल मिसिंग वैल्यूज, नॉइज को स्मूथ करना और आउटलायर्स को फाइंड करना, और इनकंसिस्टेंसीज जो हैं वो खत्म करना। ओके जी, फर्ज करें आपके पास जो डेटा है वही प्रोडक्ट और सेल्स के डाटा पे हम बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल हमने ले लिया, लेट्स टॉक अबाउट। हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जो है ना वो डिफाइंड है। अब हमने देखा कि डाटा के अंदर बाज जगह सेल डिपार्टमेंट जो है उसको 0 to 5 से रिप्रेजेंट किया गया है, बाज जगह सेल्स डिपार्टमेंट को 030 से रिप्रेजेंट किया गया है, बाज जगह सेल्स डिपार्टमेंट को 050 से रिप्रेजेंट किया गया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिपार्टमेंट है ये इनकंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑफ डाटा है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो आइटम या प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं उनके भी इसी तरह जो कोड्स हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, यानी एक जगह सेम प्रोडक्ट के लिए कुछ और कोड है, अगली जगह कुछ और कोड है, अगली जगह कुछ और कोड। तो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स डाटा में होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंसीज उसमें पाई जाती है। तो ये इनकंसिस्टेंसीज जो हैं ये हमारे जो प्रेडिक्शंस या एनालिटिक्स हैं इनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सिमिलरली अनयूजुअल और आउटलायर्स तो आप लोगों को वैसे क्लियर है। मिसिंग वैल्यूज भी एट्रीब्यूट के अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं। मिसिंग वैल्यू क्यों हो सकती हैं? हो सकता है जी स्टार्ट में वो एट्रीब्यूट जो है वो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट ही ना समझा हो। एक दूसरी रीजन मिसिंग वैल्यू की ये हो सकती है कि एट्रीब्यूट जो है वो या वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो, और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है वो वैल्यू एप्लीकेबल ही ना हो। फॉर एग्जांपल फर्ज करें जी आप किसी का क्रेडिट कार्ड का डाटा है आप लोगों के पास, और उसमें एक पर्टिकुलर आपके पास कॉलम है जी कि इस बंदे का ड्राइवर लाइसेंस है या नहीं है। अब ये यस या नो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है बास किसी बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस बना ही ना हो या उसकी एज ही ना हो। तो इन दैट केस आप इसको नॉट एप्लीकेबल कंसिडर करेंगे, इसको मिसिंग वैल्यू नहीं कहेंगे। तो ये ज़हन में हमें रखना चाहिए डाटा को, एट्रीब्यूट को स्टडी करते वक्त। इसे बाय द वे कहते हैं नल रूल। डाटा में 3 किस्म के रूल्स जो हैं उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं: नल रूल, यूनिक रूल एंड consecutive rule. We'll talk about it. Let's talk about data cleaning now. देखिए, इनको आप ये ना समझे कि ये चारों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये फेजेस नहीं है, ये टेक्निक्स हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने
डाटा क्लीनिंग करनी है तो ये मैं इंटीग्रेशन के दौरान क्लीनिंग भी कर लूंगा। तो क्लीनिंग में मैं नॉइज भी रिमूव करूंगा, मैं आउटलायर्स जो हैं उनको भी स्मूथ करूंगा, और जितनी इनकंसिस्टेंसीज एक डाटा में है वो रिमूव करूंगा। फिर मैं इंटीग्रेशन करने के बाद हो सकता है दोबारा ये काम करूं। तो ये हम देखेंगे कि ये एक आइटरेटिव साइकिल होगा जो आपको शायद एक से ज्यादा बार करना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों को आप अलग अलग या फेजेस ना समझिए, ये सिर्फ डाटा मैंने बताया कि, और इनका कोई ऑर्डर भी नहीं है, ये डाटा प्री प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है जी कि पहले हम क्लीनिंग करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो, तो प्लीज डोंट कंसिडर दैट। हर चीज जो है वो अपना एक काम कर रही है। हो सकता है कि आपको डाटा इंटीग्रेशन की जरूरत ही ना पड़े, यार आपने डाटा लिया ही एक सोर्स से, ठीक है ना, देन यू डोंट नीड डाटा इंटीग्रेशन। लेकिन जो क्लीनिंग है, वो जो रिडक्शन है, वो फिर भी आप पे अप्लाई होगी। और हो सकता है इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स हैं वो आपको सेम डाटा में भी अप्लाई करनी पड़ती है। सो एसेंशियली ये टेक्निक्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने ये सारे काम इन ऑर्डर करने हैं। देयर इज नो ऑर्डर बिटवीन दैम। ठीक है, में भी एक टेक्निक यूज करें तो बाकी तीनों की जरूरत ना रहे। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट, एग्जैक्टली ये इसी तरह की सूरत है। तो एसेंशियली ये क्या है, ये डाटा प्री प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं, दैट्स इट। ओके जी, क्लीनिंग में मैंने एक चीज कही थी जी कि मिसिंग वैल्यूज जो हैं उनको रिमूव करने में हम बड़े इंटरेस्टेड हो। कैसे रिमूव कर सकते हैं? मिसिंग वैल्यू बाय द वे का मतलब है कि किसी एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ वैल्यू थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ वैल्यू थी, यहाँ नहीं थी, एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट वेज। सबसे अच्छा तरीका या सबसे बुरा तरीका है कि आप वो टपल इग्नोर कर दें। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं अगर आपके पास किसी एक टपल का मतलब आपको याद होगा, टपल, रो, डाटा पॉइंट, ये सारी एक ही चीज है, या रिकॉर्ड। डेटाबेस वाले इसको रिकॉर्ड कहना भी पसंद करते हैं। तो दीज आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये चीज टपल का मतलब है कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, हम बाय द वे मैं इसको ऑब्जर्वेशन भी कह सकता हूँ। ये अच्छा, ये मैं लफ्ज डिफरेंट इसलिए यूज करता हूँ कि ताकि आप कल को कोई लिटरेचर पढ़े ना किसी जगह और उधर इसमें से कोई डिफरेंट लफ्ज हो तो यू शुड नॉट फील लॉस्ट कि यार ये क्या चीज। तो इसलिए कॉलम्स को मैं मल्टीपल तरीके से कहता हूँ और रोज को भी मैं मल्टीपल तरीके से कहता हूँ, और मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ ताकि आपकी बेस जो है ना वो जरा स्ट्रॉन्ग रहे। इग्नोर द टपल सिर्फ तब इग्नोर करें जब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो है उसमें डेटा मिसिंग। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात ये कि अगर आपके कंसिडरेबल डाटा सेट जो है, मतलब डाटा सेट फर्ज करें 40% डाटा सेट जो है उसमें किसी ना किसी एट्रीब्यूट में मिसिंग वैल्यू है, तो दिस इज रियली पोर टेक्निक। क्यों? क्योंकि आप अपना आधा डाटा सेट तो लूज कर रहे हैं। सो मैंने बताया था कि ये अच्छी इसलिए है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बुरी इसलिए है कि आपका नुकसान बहुत करेगा। सो इग्नोर द टपल्स, ये, या इग्नोर द डाटा, ये एक। सो नेक्स्ट इज यूज अ ग्लोबल कांस्टेंट। ये एक और टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक जो है ये मसलन मतलब ये है कि आप उधर अननोन लिख दें या -1 लिख दें या इन्फिनिटी लिख दें, लेकिन ये टेक्निक भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इट क्रिएट्स बायस इन द डाटा। क्यों? क्योंकि हो सकता है लर्निंग एल्गोरिथम समझे कि यार ये जो आपने अननोन लिखा है ये कोई बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डाटा में, जो वो 50% डाटा में अननोन का लफ्ज आ रहा है, तो वो इसको भी कोई फीचर समझ लेगा। या अननोन की जगह आप -1 लिख रहे हैं, तो ये सेम प्रॉब्लम है। इस चीज को हम कहते हैं बायस इन द डाटा। तो हो सकता है कि वो इसको कोई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ के इसी की बेस पे प्रेडिक्शन करना शुरू कर दे। तो ग्लोबल कांस्टेंट बेहतर है कि ना यूज कर। लेकिन अगेन इट्स अ वे, अगर डाटा कम है या कम मिसिंग है तो व्हाई नॉट यूज इट। इसके अलावा डेटा क्लीनिंग का जो एक और वेल नोन तरीका है वो ये है कि आप कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हर एट्रीब्यूट के लिए यूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एट्रीब्यूट 1 है तो आप उसका मीन, मीडियन या मोड निकालें और मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं उनको उस सेंट्रल टेंडेंसी मेजर से फिल कर दें। एट्रीब्यूट 2 जो है उसको उसके सेंट्रल टेंडेंसी मेजर से फिल कर दें, एंड सो ऑन। और इस तरह आप सेपरेटली जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें आप एक मिसिंग वैल्यू जो है उनकी वो आप फिल कर दें।
इसमें अगर आपका डाटा जो है वो सिमेट्रिक है, यानी एट्रीब्यूट सिमेट्रिक है, तो आप मीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एट्रीब्यूट की डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड है तो बेहतर अप्रोच ये है कि फिर आप मीडियन यूज़ करें। एक और तरीका जो मिसिंग वैल्यू को फिल करने का है वो हमारे इसी पुराने मेथड की एक वेरिएशन है। उसमें भी हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम ये करते हैं कि हमारे डाटा की जितनी क्लासेस हैं, यानी जितने लेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरा डाटा जो है उसमें 2 टाइप के लेबल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे रिकॉर्ड्स लेबल 0 यानी क्लास 0 से बिलोंग करते हैं, मैं उनका अलहदा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर निकालूंगा और उनको फिल कर लूँगा। सिमिलरली जो लेबल्स दूसरी क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी मैं ऐसा करूँगा कि उन रिकॉर्ड्स का फिर मैं अलहदा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर निकालूँगा, और सिर्फ जो सेकंड क्लास के रिकॉर्ड्स हैं विद मिसिंग वैल्यूज़, उनको मैं सेकंड क्लास के रिकॉर्ड्स के सेंट्रल टेंडेंसी मेजर से फिल करूँगा। सो एसेंशियली इट्स अ वेरिएशन ऑफ प्रीवियस मेथड, और हमारी होप ये है कि इस तरह हम जो बायस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डेटा सेट में वो कम से कम हो जाएगी। ओके जी, येट अनदर मेथड इज़ टू यूज़ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू टू फिल इन द मिसिंग वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है हम तमाम मिसिंग वैल्यूज़ को उनसे फिल कर देंगे। अब ये तरीका जो है दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स, और इस केस में हम जो प्रोबेबल वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिग्रेशन या इन्फ्रेंस बेस्ड टूल्स या डिसीजन ट्रीज़, या हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम भी इस काम के लिए यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव अप्रोच इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस केस में फिर आप जो एट्रीब्यूट की मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको आप एज अ क्लास कंसिडर करते हैं, यानी अगर एट्रीब्यूट 1 में आप मिसिंग वैल्यूज़ फिल करना चाहते हैं तो पहले आप बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उन पे मॉडल ट्रेन करेंगे और अपनी जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है उसे एज अ क्लास ट्रीट करेंगे, और जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की प्रेडिक्शंस हैं उनकी बेस पे आप अपना जो एट्रीब्यूट है उसे फिल कर लेंगे। तो ये काम आपको हर एट्रीब्यूट के लिए करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव समझते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके डाटा में मिनिमम बायस जो है इंट्रोड्यूस करवाता है। Like missing values, this is also the job of data cleaning to deal with noisy data. Okay, noise क्या होती है? Noise is a random error or variance in a measured variable. Noise को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम आउटलायर आइडेंटिफिकेशन यूज़ करते हैं। Now once we identify the noise, अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे रिमूव कैसे करें। There are various methods for dealing with noise, और उसमें जो सबसे important method है वो है smoothing. Smoothing is usually done by binning. Binning में general idea ये है कि आप attribute की values को sort कर लेते हैं and then these sorted attribute values are distributed into bucket or bins. उसके बाद हम हर बिन को स्मूथ कर लेते हैं। अब ये स्मूथ करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट तरीके हैं वो स्मूथिंग बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय इट्स सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, यानी वो मीन भी हो सकता है, वो मीडियन भी हो सकता है। ये एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो बिन की वैल्यूज़ हैं उनको बिन बाउंड्रीज से रिप्लेस कर दें, इसे हम कहते हैं स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज। तो अब हम इनकी एक एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सीक्वेंस है जो प्राइस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है और हम इसको स्मूथ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इन वैल्यूज़ जो है इनको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम इनके बिन्स बना लेंगे। तो मैंने इनके 3 बिन्स बनाए हैं।
अब बिन्स बनाने के बाद हम पहले इसको स्मूथ करते हैं बाय यूजिंग बिन मीन्स। तो हमने क्या किया कि हमने हर बिन का मीन कैलकुलेट कर लिया और बिन की तमाम वैल्यूज़ को बिन के मीन से रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद एक दूसरा काम जो दूसरे तरीका जो हम स्मूथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, वो था स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सिमिलरली जो बिन डिवाइस किए थे उस केस में हमने बिन की अपर एंड लोअर बाउंड्रीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो बिन की वैल्यूज़ हैं वो अपर बाउंड्री से ज़्यादा करीब हैं या लोअर बाउंड्री से ज़्यादा करीब है। तो अगर तो कोई वैल्यू लोअर बाउंड्री से ज़्यादा करीब है तो हम उसे लोअर बाउंड्री की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, और अगर कोई वैल्यू अपर बाउंड्री से ज़्यादा करीब है तो हम उसे अपर बाउंड्री से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बिन 1 में जो मिडल वैल्यू है वो लोअर बाउंड्री यानी 4 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हमने उसे 4 से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली बाकी दो बिन्स में भी जो वैल्यूज़ हैं वो लोअर बाउंड्री से ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए हमने इन वैल्यूज़ को लोअर बाउंड्री से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर ये वैल्यू अपर बाउंड्री के ज़्यादा नज़दीक होती तो हम इनको अपर बाउंड्री की वैल्यू से रिप्लेस करके अपना जो बिन है उसे हम स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, इधर ये बताना ज़रूरी है कि बिनिंग इज़ अ वे ऑफ डूइंग डिस्क्रिटाइजेशन, और ये स्मूथिंग का डिस्क्रिटाइजेशन सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, स्मूथिंग के इसके अलावा और भी तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेल नोन तरीका स्मूथिंग का है वो रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम बेस्ट लाइन फाइंड करते हैं जो हमारे वेरिएबल को फिट कर सके, और उसके बाद उस लाइन की बेस पे हम प्रेडिक्शंस करके अपना जो डेटा है उसे स्मूथ कर सकते हैं। इसके अलावा स्मूथिंग के लिए हम डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, उसमें हम हार टू डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो है उसकी एक एग्जांपल भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.